हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं बिल्कुल एक डिफरेंट है, अलग है। क्या पता आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको निश्चित तौर पे पसंद आएगा। हम अपनी कोचिंग में जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड हम 50 नंबर का टेस्ट लेते हैं। दोस्तों, आज हमने उसी को ट्रायल किया है कि 50 नंबर में जो सीबीएसई का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब पर हम उसमें 12 एमसीक्यू और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को रखते हैं। आज हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न के प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे, यानी एक कंप्लीट पेपर 50 नंबर का करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसके उत्तर सहित सारे चीजों को समझते हैं दोस्तों, तो आपको प्री बोर्ड का जो पेपर होगा ना, अरे मिड टर्म का, इसमें ये काम आएगा और निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। इसमें पहले 12 एमसीक्यू होगा, फिर 4 आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर आपके 4 गो जो होंगे वो थोड़ा 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और बाकी 3 जो होंगे वो 6-6 नंबर का पेपर होंगे। यानी कंप्लीट एक पेपर की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं अपने इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शॉक थेरेपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। शॉक थेरेपी के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है। तो कह रहा है कि शॉक थेरेपी के लागू होने से क्या रूबल के मूल्य में गिरावट आ गई। बिल्कुल आ गई थी। रूबल जो यूएसएसआर का मुद्रा था उसके मूल्य में क्या हुआ, गिरावट आ गई। दूसरा कह रहा है कि शॉक थेरेपी ने पूंजीवाद को मजबूत कर दिया। निश्चित तौर पर, क्योंकि शॉक थेरेपी जो थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से पूंजीवाद का ही दूसरा रूप था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। सही पूछ रहा है, क्या इसने वस्तुओं की कीमतों को कम किया। नहीं, और बढ़ा दिया था दोस्तों। जैसे ही पूंजीवाद लागू हुआ तो वस्तुओं का कीमत और ज्यादा बढ़ गया। साथ ही यह सामाजिक कल्याण प्रणाली के पक्ष में था। नहीं, सामाजिक कल्याण के पक्ष में तो कौन था, यूएसएसआर की नीतियां थी। जो ये नहीं था, ये पूंजीवाद था। इस प्रकार से 2 गलत था और 1 सही था। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से समझिए दोस्तों कि मैंने आपके लिए एक मॉडल पेपर दिया है और मेरी गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे हुए क्वेश्चन हमने सेट किया है। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित कर दिया। ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोवियत संघ का अंत यानी विघटन, इसी ने चिन्हित कर दिया कि अब सोवियत संघ का अंत होना तय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी 2024 के किसी पेपर में, मिड टर्म का पेपर हो या सीबीएसई का हो या फिर आपका प्री बोर्ड हो, पूछा जाता है। कह रहा है कि इसमें क्रम से जाना है, कौन आगे कौन और पीछे था। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपके आते हैं। भारत रूस का सामरिक समझौता 2002 में हुआ था दोस्तों। ये डेट याद रहेगा तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अफगानिस्तान और सोवियत संघ पर आक्रमण 1979 की घटना थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और सोवियत क्रांति 1970 में हुआ था, यानी 17 में। अब आप इसको क्रम देखिए, सबसे पहले कौन हुआ जी, तो सबसे पहले 1 हो जाए, ये हो जाएगा 4 नंबर, यानी 4 हो जाएगा सबसे नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक 17 के बाद 79, यानी ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा 4-2। अब देखिए 1-2, 2-4, 4-2, उसके बाद 3-91, फिर हाँ, ये हो जाएगा उत्तर आपका दोस्तों। इस तरह से आपके क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं जो आपकी संभावना रहती है बनाने की, और ये मैंने सेट किया है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, लेकिन पूछने की संभावना दोस्तों ज्यादा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी, क्या थी, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव को। यही मिखाइल गोर्बाचोव थे जिन्होंने खुलापन की नीति और पुनर्गठन की नीति लेकर के आए थे। 1982 से लेकर के 1991 तक ये मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति रहे, महासचिव के पद पर भी रहे, और 2 चीजों को लेकर के आए थे, एक खुलापन की नीति और एक पुनर्गठन की नीति। खुलापन और पुनर्गठन की नीति को लेकर के आए थे और आगे भी लेकर के बढ़े थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन मैं सेट करूंगा, जैसे सीबीएसई में आपको 12 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से हम कौन सा 2-2 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर 4 और फिर 6 नंबर की कंप्लीट पेपर होगा, जिसमें पैसेज नहीं होगा, इसमें कार्टून नहीं होगा, और इसमें क्या नहीं होगा जी,
तो दोस्तों इसमें कार्टून, पैसेज और मैप नहीं होगा, बाकी ये कंप्लीट पेपर 50 नंबर का होता है, वही मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं कितना इसमें से आता है। अब कह रहा है कि सोवियत संघ के व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं कौन है जी? तो यह व्यवस्था समाजवाद पर आधारित थी, बिल्कुल बात सही है। यह व्यवस्था पूंजीवाद के विरोध में थी, यह भी बात सही है। यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी, गलत है। यह व्यवस्था राज्य को सर्वोपरि मानती थी, यह भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी। आगे करते हैं हम लोग, बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर। मिखाइल गोर्बाचेव को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? तो इनको किस कार्य के लिए? कि संयुक्त राज्य अमेरिका से तनाव में कमी के लिए इन्होंने नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बाल्कन के क्षेत्र का हुआ गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और आगे चल करके टूट गया, वो कौन था दोस्तों? वो था हमारा यूगोस्लाविया आगे चल करके 7 हिस्सों में टूट गया था दोस्तों, याद रखिएगा। रूस के 2 गणराज्य, कौन से गणराज्य? 2 गणराज्य जो हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलाए थे, जिनका नाम था चेचन्या और दागिस्तान। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए प्री बोर्ड 2023 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। बड़ी मेहनत के साथ हमने ये पेपर आपको तैयार किया है। एक तरह से ये समझिए कि मॉडल पेपर है ये, जो आपके लिए क्या करेगा, ये एक मार्गदर्शक बनेगा पेपर। कह रहा है इसमें कथन कारण का भी क्वेश्चन आता है। शॉक थेरेपी का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवादी देशों को पूंजीवादी देशों में परिवर्तित करना, बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में नायक के रूप में निभाया था? वो नायक कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने ही क्या किया था? तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो लास्ट 12 क्वेश्चन इसमें, सुरक्षा नीति के संदर्भ में अवरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध की आशंका को रोकना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस पेपर में 12 एमसीक्यू सेट किया। इसके बाद अब हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन बताया, लेकिन दोस्तों इसमें हमने 2 नंबर के क्वेश्चन को ना कई बार 4 नंबर की तरह लिख दिया है, क्योंकि क्या पता वो 2 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप अभ्यास करेंगे बेहतर तो आपके लिए फायदा का होगा और इसमें क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला कह रहा है क्या? अब देखिए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले आते हैं आपको, जिसमें 40 शब्द दिखना रहता है। एग्जाम हॉल में ये आपको 6 होंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पे आपको 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस चारों क्वेश्चनों को हमने उत्तर भी लिखा है। ये आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपना बेहतर एक नोट्स बनाते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको अच्छा लगेगा। और मेरा गुजारिश है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जबकि आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मेरी बातें ये जरूर पसंद आएगी। अब कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किन आधारों पर एक महाशक्ति बना, तर्क सहित बताइए। यानी उसका आधार क्या रहा? ये देखिए 2023 में मिड टर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं भी पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और ये मैंने पूरी अनुभव किया है कि ये जो पीछे के पेपर होते हैं वहां से ये बदल करके शब्दों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिड टर्म का पेपर हो, प्री बोर्ड का पेपर हो, ये आपके फाइनल में पूछने की संभावना रहती है। शब्द बदल दिए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का किन आधार पर शक्ति माना गया? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी उसके पीछे वजह क्या था? महत्वपूर्ण सैनिक ताकत, विशाल भूक्षेत्र, संसाधन और समाजवादी विचारधारा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन के लिए इतना भी लिख देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पॉइंट ही आपने लिख दिया और ये लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया और ये पॉइंट लिख दिया तो आपका मिल जाएगा। लेकिन हमने दोस्तों इसे क्या किया? एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों
क्या पता ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर के स्थान पे 4 नंबर में पूछ दिया जाए, तब आप क्या करिएगा उस समय। तो वैसी स्थिति में आपके लिए मैंने दोनों ही विकल्प खोल करके रखा है कि आप इतना ही लिख दोगे तो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो 40 वर्ड पूछा जाता है। और अगर आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 6 नंबर में आता है क्वेश्चन तो 6 नंबर में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी में क्या होता है, लिखने वाला क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का भी आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब मुख्य आधार क्या था, किस आधार पर हम कहेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अजय शक्ति और युद्ध। यूएसएसआर के पास युद्ध करने की नीति और शक्तियां थी, जिसके वजह से सैन्य ताकत था, इसलिए ये दूसरा महाशक्ति बनने में क्या हो गया, सफल हो गया। कह रहा है ना कि सोवियत संघ के ने नाजी जर्मनी को हराकर स्टालिनग्राद और कुर्स्क जैसी निर्णायक लड़ाई जीती थी। युद्ध के बाद उसके पास 5 मिलियन से भी अधिक सैनिकों की विशाल सेना और परमाणु हथियार थे। 49 में पहला परीक्षण भी उसने कर लिया था और उसे अद्वितीय सैन्य क्षमता प्राप्त थी। इसी सैन्य क्षमता के बल पर उसने क्या किया था, अपनी एक महाशक्ति बनने का आदर्श को पूरा किया था। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव, पूरा का पूरा जो भी यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, इसमें पश्चिमी यूरोप पर तो किसका कब्जा था, पूंजीवाद का, लेकिन पूर्वी यूरोप के अंदर जो देश थे सब पे किसका कब्जा था, यूएसएसआर का। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवादी ताकतों के मुक्त कराए गए पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए और वार्सा संधि के माध्यम से इनका साथ दे दिया था, जो 1954 में हुआ था, 55 में। ऐसे स्थिति में दूसरी ताकत ये थी। तीसरा, औद्योगिक तथा तकनीकी प्रगति के कारण से युद्ध में से विनाश के बावजूद भी सोवियत संघ ने अपनी योजनाबद्ध प्लानिंग अर्थव्यवस्था के माध्यम से तेजी से भारी उद्योग का पुनर्निर्माण किया और ऊर्जा, तेल, गैस, खनिज, कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की, और इसके बल पे उसने क्या किया, अपनी सफलता प्राप्त की। तो 3 पॉइंट थे दोस्तों। अगर आप इसे केवल ऐसे लिख देंगे तब भी हो जाएगा, और ऐसे लिखेंगे तो आपके ये क्या हो जाएंगे, आपके लिए प्रश्न के बेहतर संभावना 4 नंबर में भी बन जाएगा, और 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वहां भी बन सकता है। भू राजनीतिक विस्तार, एरिया भी बहुत बड़ा इसका था। सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन और बड़ी जनसंख्या थी, और विचारधारा में भी ये क्या था, ठीक था। साम्यवाद को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में पेश किया गया, जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को प्रभावित भी किया और इसे स्वीकार भी लोगों ने किया। ऐसे स्थिति में ये बहुत तेजी से आगे निकलता है और लोगों को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाता है। इसलिए दुनिया की दूसरी ताकत बनकर के कौन उभरता है, यूएसएसआर उभरता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो क्वेश्चन कराया इसमें 3 अक्षर छिपा हुआ था। एक तो 2 नंबर के लिए रखा गया लेकिन जरूरी से, लेकिन इससे 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 6 नंबर भी पूछ सकते हैं। 4 नंबर में पूछेगा तो दोस्तों 4 पॉइंट डाल दीजिएगा, 6 नंबर का पूछेगा तो 5 पॉइंट डाल दीजिएगा, आपका उत्तर एकदम सॉलिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें व्लादिमीर लेनिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वही व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने रूसी क्रांति को जन्म दिया था। क्रांतिकारी जीवन, लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1817 को सिविल्स में हुआ था। उनके भाई क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दिए जाने के बाद भी वे स्वयं मार्क्सवादी आंदोलन में गहराई से उतर गए। अब इनके कहते हैं कि ये बोल्शेविक दल के नेता भी बन गए। उन्होंने बोल्शेविक नामक एक अनुशासित कट्टरपंथी दल का गठन किया जो मजदूर वर्ग की क्रांति में विश्वास करता था। इस प्रकार दोस्तों 1917 की क्रांति का वो क्या रहा, जनक भी रहे। 1917 में जो क्रांति होती है, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर की क्रांति, जिसे रूस में हम कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने का शासन करते हैं। इसके बाद विचारधारा, इसका मार्क्सवादी विचारधारा को व्यवहारिक रूप भी दिया, लेनिन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भूमि, शांति और रोटी की नारा दी और जनता का समर्थन हासिल किया। सुधार की नीतियां भी लाई। उन्होंने निजी संपत्ति का उन्मूलन किया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और युद्ध से रूस को बाहर निकाला। बाद में आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने कई नई आर्थिक नीति भी लेकर के आए। 24 में उनका निधन हो गया। रूस के पहले राष्ट्रपति भी वो बने हुए थे, जिसके बाद स्टालिन वहां पे सत्ता में आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने लेनिन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी कर दिया, जो आपके लिए सही था।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ध्रुवीय विश्व और दो ध्रुवीय विश्व में अंतर बताइए। एक ध्रुवीय विश्व और दो ध्रुवीय विश्व में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका भी उत्तर हमने दिया है, ये शॉर्ट में लिखा, क्योंकि इससे बड़ा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो हमने इतना ही इसमें बता दिया है। देखिए एक ध्रुवीय विश्व और दो ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संरचना को दर्शाने वाली दो अलग अलग अवधारणा है। इनके बीच में मुख्य अंतर निम्न है। द्विध्रुवीय विश्व का मतलब है दो महाशक्तियां, जिसमें शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ था। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है एकमात्र महाशक्ति, जो 1991 के बाद हुआ। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय दो महाशक्ति हमारे देश में थी, और जब 91 में जब शीत युद्ध का पतन हो गया तो एक महाशक्ति बनी, इसीलिए इसको एक ध्रुवीय महाशक्ति और दो ध्रुवीय शक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया से आपको मैंने उत्तर यहाँ पे दिया। जो क्वेश्चन ये भी 2020 में सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि बर्लिन के दीवार के गिरने के दो ध्रुवीय विश्व के पतन का द्योतक क्यों मानते हैं, मतलब शुरुआत क्यों मानते हैं, क्योंकि बर्लिन के दीवार के बाद ही तो कंडीशन बदल गई थी। 89 में याद रखिएगा एमसीक्यू में, बर्लिन की दीवार गिराना द्वितीय विश्व युद्ध के पतन और अंत का प्रमुख द्योतक माना जाता है, क्योंकि यह घटना शीत युद्ध और सोवियत प्रभाव के टूटने की शुरुआत का कारण था। इसने शुरुआत ही कर दिया था दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। वैचारिक विभाजन का अंत हो गया, जैसे मान लीजिए जर्मनी में बर्लिन के दीवार बनने से दो विचारधारा इधर और इधर थी ना, ये जब दीवारें खत्म हो गया तो दोनों विचारधारा एक में मिल गई और एक ही विचारधारा का अस्तित्व रह गया, जिसका नाम पूंजीवाद था। 91 में बनी बर्लिन की दीवार पूंजीवादी खेमे अमेरिका के और साम्यवादी पूर्वी खेमे सोवियत संघ के बीच वैचारिक दुश्मनी और विभाजन का प्रमुख प्रतीक था। 9 नवंबर 1989 को इसका गिरना इस वैचारिक विभाजन के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन हो गया, जैसे गिरा उससे पतन हो गया। दीवार गिरने के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत संघ के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकारों का एक एक करके पतन शुरू हो गया और सोवियत संघ के प्रभाव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। इसके अलावा जर्मनी का पुनः मिलन हो गया, यानी एकीकरण हो गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप जर्मनी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का एकीकरण हुआ, जो साम्यवादी गुट की हार और शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक जीत की ओर बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों सोवियत मतलब बर्लिन के दीवार गिरने से क्या क्या हुआ ये हमने आपको चर्चा की। फिर से सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत भी हो गई यहीं से। बर्लिन की दीवार की गिरना सोवियत संघ के की कमजोरी का प्रतीक था। इसके बाद सोवियत संघ के भीतर गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ गई, जो अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बन गया। तो बर्लिन के दीवार ने क्या कर दिया, सोवियत संघ के पतन का रास्ता भी तय कर दिया दोस्तों। अब आता है दोस्तों, तो ये 4 क्वेश्चन हमने पूछा था, कितने में, 2-2 नंबर में। अब आपके आते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसके भी क्वेश्चन हमारे 100 शब्दों में पूछे जाते हैं। इसके बारे में हमने पहला क्वेश्चन बताया है क्या, कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी किन्हीं 2 विशेषता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2022-23 में प्री बोर्ड में पूछा है। 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई सोवियत प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था थी जो समतावादी समाज और राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था। यह मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से क्या था, टिका था या प्रभावित था। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले तो हो गया सोवियत प्रणाली क्या थी, और विशेषता क्या थी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूरा कंट्रोल किसका होगा, राज्य का होगा। सोवियत प्रणाली में सभी उत्पादन साधनों जैसे कारखाना भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण था। कोई भी निजी उद्यम नहीं था और आर्थिक योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा ही बनाई जाती थी। और फिर एक दलीय शासन, केवल इसमें एक दलीय व्यवस्था था, कम्युनिस्ट पार्टी को ही स्थान दिया गया था। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था, अन्य किसी भी राजनीतिक दल या विपक्ष को अनुमति नहीं थी, जिससे राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से केंद्रीकृत थी। अतिरिक्त विशेषता, इस प्रणाली की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को बहुत कम दरों पर उपलब्ध कराई और बेरोजगारी लगभग शून्य के बराबर आ गई। दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो सोवियत प्रणाली ने कितना बेहतर तरीके से काम करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था, इसीलिए इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी और लोग इसे पसंद भी कर रहे थे।
अब पूछा था कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, इस मॉडल को किसने किस देश में निर्देशित किया। छोटा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ईवी मिड टर्म 23-24, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक तीव्र मॉडल था जिसे किसने तैयार किया था। 1990 के दशक के पूर्व सोवियत संघ, रूस, पूर्वी यूरोप के देशों में अपनाया गया। इसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था को अचानक निजीकरण और मुक्त बाजार में बदलना था, जो कि पूंजीवाद का लक्षण था। इसीलिए शॉक थेरेपी लाया गया था। अब कह रहा है कि इसकी विवरण क्या है जी, मुख्य विवरण। तो इसका अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, साम्यवादी व्यवस्था को तेजी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल देना का इसका उद्देश्य था और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। रूस में, पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया के पूर्वी सोवियत गणराज्य में ये फैला हुआ था। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप इसे इसलिए मैं हट करके बात कर रहा हूं कि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आप बहुत बेहतर तरीके से इसको उतार करके अपना बेहतर नोट्स बना सकते हैं प्रश्न के उत्तर के रूप में। इसकी विशेषता क्या थी? राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण हो, मुक्त व्यापार और सरकारी सब्सिडी में कटौती किया जाए। परिणाम, इस शॉक थेरेपी ने देशों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, मुद्रा में भारी गिरावट आई और अधिकांश उद्योग निजी हाथों में क्या हो गए? बिक गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस और भारत के बीच में प्रगाढ़ संबंधों के लिए उत्तरदायी दो कारणों को बताइए। तो रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंध विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक था। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी के नहीं दो मुख्य कारणों का नीचे हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। इससे आपको ये पता भी चलेगा कि क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, क्या क्या क्वेश्चन लिखने के तरीके होते हैं। पहला, दीर्घकालिक रक्षा और सामरिक सहयोग, दोनों एक दूसरे के रक्षा और सहयोग की बात करते हैं। रूस ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। 24-25 के दौरान भी भारत के कुल रक्षा आयात से रूस की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी 36% बनी हुई है। वो अलग बात है कि अभी थोड़ा सा रिश्ते खराब हो गए हैं। यह रिश्ता अब केवल खरीदार और विक्रेता का ही नहीं बल्कि संयुक्त अनुसंधान उत्पादन का हो गया है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने मिल करके ही क्या किया था, बनाया था, और S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 30 भी MKI विमान ही हमने कहां से लिया था? रूस से लिया था। तो एक तो ऊर्जा क्षेत्र में, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में भी हमारा बेहतर रिश्ता रहा है। ठीक है, 24-25 में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा सुरक्षा के बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर भी सहमति व्यक्त की है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का हमने लक्ष्य तय रखा है। वैसे भी हमारा ऐतिहासिक दोस्त है रूस, हमारा बहुत ही पुराना हमारा दोस्त है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधार सोवियत संघ को विघटन से क्यों नहीं बचा पाया? कोई दो तर्क दे दीजिए। ये भी कहा पूछा है 2025-26 के सेट 1 और सेट 3 में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितनी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पे हम प्रश्न उत्तर सहित बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसे अच्छे से उतार लेंगे तो आपकी कॉपी पर एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों, पेस्ट्रोइका पुनर्गठन और ग्लासस्टोन के खुलापन ने सोवियत संघ को बचाने के बजाय अनजाने में विघटन को तेज कर दिया, क्योंकि वे बहुत ही धीमी और देर गति से आई थी। ठीक है, इसके मुख्य कारण क्या था? कठोर नियंत्रण में ढील से शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाएं और अलगाववाद बढ़ गई। साथ ही आर्थिक सुधारों की विफलता से उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई, जिससे जनता के बीच में एक असंतोष चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव की नीति सफल नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, सुधारों के होने के बावजूद की क्या कारण थे? सुधार विफल होने के दो मुख्य कारण, तो राष्ट्रवाद और अलगाववाद का उदय हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव ग्लासस्टोन नीति ने नागरिकों को बोलने की आजादी दी। इसका फायदा उठाकर बाल्टिक गणराज्यों ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया में स्वतंत्रता की मांग उठी और राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई, जिससे कि इसको रोकना मुश्किल हो गया और ये पतन का रास्ता तय कर दिया। आर्थिक व्यवस्था का चरमरा जाना, ठीक है, पेस्ट्रोइका आर्थिक पुनर्गठन के तहत नियोजित अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास विफल रहा।
इससे उत्पादन ठप पड़ गया, उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई और जनता में असंतोष के कारण साम्यवादी दल का नियंत्रण खत्म हो गया। इन सुधारों के कारण जनता में यह धारणा बनी कि सोवियत व्यवस्था अपूर्णीय रूप से खराब है। इससे अंततः 26 दिसंबर 91 में सोवियत संघ का विघटन की घोषणा कर दी गई और सोवियत संघ का पतन का रास्ता तय हो गया। दोस्तों अब चलिए अगला हम बात करते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले होते हैं इसमें, जो कि 300 साढ़े 300 वर्ड लिखना पड़ता है। जो आपको 3 आते हैं, 4 आते हैं, 4 लिखने पड़ते हैं। हमने यहाँ 3 का ही प्रैक्टिस कराया है। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी की नहीं 6 कारणों को बताइए। ये तो क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है। 2015 में भी सीबीएसई ने पूछ रखा है इसको बहुत बार। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, जो विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना मानी जाती थी। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण जिम्मेदार थे। इसके विघटन के लिए उत्तरदायी की नहीं 6 कारणों का वर्णन हम नीचे करने जा रहे हैं। सबसे पहला, आर्थिक टकराव और कुप्रबंधन, यानी इकोनॉमिक और अच्छा सा रणनीति न होना। सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत और राज्य नियंत्रित थी। वर्षों तक आर्थिक ठहराव के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। रक्षा उत्पादन पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण बुनियादी और तकनीकी क्षेत्रों में पिछड़ापन आ गया था, जिससे कि जनता में असंतोष बढ़ गई और जनता क्या कर गई, इसके खिलाफ खड़ी हो गई, जहां पे पतन का रास्ता दिखने लगा। दूसरा, हमारा सैन्य और परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा बोझ किया गया। ये बात याद रखिए, पॉइंट याद रखना दोस्तों। तीसरा पॉइंट था मिखाइल गोरबाचेव के सुधार की नीतियां कहीं ना कहीं पतन का कारण बन जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक निरंकुश और भ्रष्टाचार के रूप में आगे बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं एक पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा आप, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का विकास, यानी राष्ट्रवाद का विकास हो जाता है, जिसके वजह से लोग अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। सोवियत प्रणाली की प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता भी कहीं ना कहीं से पतन के रास्ते पर लेकर के चली जाती है। इसके अलावा निष्कर्ष, इन सभी कारणों ने मिलकर के सोवियत संघ के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन कीजिए। दुनिया में जो नई विश्व व्यवस्था उभरी थी ना अमेरिका का, वही कह रहा है कि 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन आया, जिसने शीत युद्ध के अंत और एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया। यह नई व्यवस्था का मुख्य केंद्र कौन था? अमेरिका का वर्चस्व था और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत थी। 1991 के बाद उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम कर सकते हैं। पहला, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। अब पूरे विश्व में किसका वर्चस्व था? अमेरिका का। दोस्तों आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो विचारधारा का टकराव ही खत्म हो गया। दो विचारधारा था, एक पूंजीवाद एक साम्यवाद। जब साम्यवाद ऑलरेडी पतन हो गया तो पूंजीवाद का टकराव किससे होगा? तो एक तो ये अंत हो गया, ये परिणाम निकला। दूसरा हमारा दोस्तों क्या निकला? तीसरा परिणाम कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, शॉक थेरेपी का उदय हो गया। अब 9 स्वतंत्र राज्य कौन? जो 15 राज्य जो गणराज्य बने थे वो तो अलग अलग हुए ना। शॉक थेरेपी, अमेरिका का निर्बाध वर्चस्व और नाटो का विस्तार हो गया और आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका अब बढ़ गई। ये था एक ध्रुवीय विश्व की कमाल हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा बहुध्रुवीय विश्व की ओर संकेत करने लगते हैं। निष्कर्ष, सोवियत संघ के विघटन ने न केवल भू राजनीतिक नक्शे को बदल दिया बल्कि वैश्विक राजनीति के नियमों को भी बदल दिया। इसने पूंजीवाद, लोकतंत्र, अमेरिका का नेतृत्व वाली एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसमें तकनीकी और आर्थिक शक्ति राष्ट्रों की क्षमता का मुख्य पैमाना बन गई थी। अब दोस्तों हमने इसमें लास्ट क्वेश्चन 3 ही पूछा तो है, सोवियत संघ के विघटन के बाद 9 स्वतंत्र देशों के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए 9 स्वतंत्र देश जो 15 गणराज्य थे, जैसे रूस, यूक्रेन, ये सब थे, जब सारे के सारे इस प्रकार में बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने आई। आर्थिक संक्रमण की चुनौती, ठीक है दोस्तों, आर्थिक संक्रमण अर्थात शॉक थेरेपी का दुष्परिणाम देखने को मिला कि कैसे शॉक थेरेपी इनको बर्बाद कर दिया था। मुद्रास्फीति और गरीबी बढ़ गई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता देखने को हमें मिली। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्र निर्माण और जातीय पहचान का महत्व बढ़ गया, सीमा विवाद बढ़ गई, सांस्कृतिक पहचान बढ़ी, सैन्य और सुरक्षा की चुनौती हमारे सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पुनर्निर्माण, फिर से एक बार संबंधों को तैयार किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नए साथी, नए विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाओं के साथ नए संबंध बनाने और
पश्चिमी देशों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती थी। इन चुनौतियों के कारण इन देशों को अपनी स्थिरता बहाल करने में कई वर्षों तक समय लगा, लेकिन सफलताएं मिली धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसके बाद ये पूरा हमारा पेपर कंप्लीट होगा। दोस्तों हम ऐसा ही पेपर यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं बच्चों को अपने साथ हम। निश्चित तौर पे ये पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगता है तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं जो हम आपके उत्तर लेकर के आपके सामने तक लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको एक बेहतर उत्तर चाहिए। क्योंकि उत्तर में क्या पूछा था ये आपकी उतनी संकल्पना नहीं रहती है, डेवलप नहीं हुआ है माइंड, तो हम इसमें बताएंगे, आप इसे देख करके अपना नोट्स बना लेंगे। आप भविष्य में कहेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। जिन्हें पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप करिए मुझे, आप मुझे चैनल पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और वहां पे आप पीडीएफ की मांग करिए। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।